नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है और कोई जो है अपने आप को कम आंकने को तैयार नहीं है। और पिछले 3 दिनों में अगर मीडिया की बात करें, तो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तो पिछले 3 दिनों में इजरायली हमलों में ईरान में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम नागरिकों के साथ-साथ कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरानी कमांडर्स भी हैं, सेना के कई अधिकारी मारे गए हैं। और बताया जाता है कि 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं ईरान। इजरायली हमलों को देखते हुए ईरान ने राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का मतलब होता है कि कोई अगर वहाँ हमला होता है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको पहचान लेता है और फिर उसको उस हमले को नाकाम कर देता है। दूसरी तरफ देखिए कि ईरान के जवाबी हमले भी काफ़ी हैं वहाँ, इज़राइल पर। और हालाँकि वहाँ जो लोग मारे गए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो कम हुआ है ईरान की तुलना में, लेकिन फिर भी इज़राइल का भी जो नुकसान है, वो काफ़ी है। मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के अनगिनत वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियोज़। मैं इसलिए वीडियो नहीं लगाने के लिए बोलता हूँ कि कौन उसमें से एआई द्वारा क्रिएट किया गया है, कौन पिछले युद्ध का है, कौन किसी युद्ध का है। आजकल बड़ा मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया बल्कि चैनलों पे ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आते हैं जो पता नहीं चलता है कि आज का है या कल का है या पिछले किसी कहीं और के युद्ध का है। इसलिए उससे बचना चाहते हैं। और ये जो खबरें हम देते हैं आपके सामने, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत विश्लेषण के बाद हम पहुँच पाते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। चूँकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। कोई ईरान की तरफ से बोल रहा है, कोई इज़राइल की तरफ से बोल रहा है। मीडिया में भी 2 फाड़ है एक तरह से समझ में। अब देखिए, ईरान के मानवाधिकार संगठन है HRNAA, इसने बताया है कि अब तक इजरायली हमलों में 215 लोग मारे जा चुके हैं ईरान के भीतर, और तकरीबन 700 लोग घायल हैं, इनमें ज़्यादातर नागरिक हैं। अब इस बीच ये भी खबर आई है कि इजरायल ने जो है ईरानी नागरिकों से अपील की है कि आप जहाँ पे संयंत्र हैं या जहाँ पे डिफेंस सिस्टम है ईरान का या परमाणु ठिकाने हैं, उस आस-पास में जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ लोग खाली कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमला करेंगे। ये भी बात आ रही है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि इज़राइल जो है कोशिश कर रहा है कि ये जो न्यूक्लियर बम को खत्म करने की बात है या न्यूक्लियर पावर को जो खत्म करने की बात है ईरान की, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इज़राइल की कोशिश है कि वहाँ सरकार बदल दी जाए, ईरान की सरकार बदल जाए, ताकि अमेरिका को इससे लाभ हो। अब देखिए, इसमें सीएनएन ने खबर दी है कि जो कि अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के हवाले से बता रहा है, ऐसा उसने दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच चलने वाली जंग कई दिनों तक नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक चलेगी। इस बीच एक ये भी खबर आई कि इजरायल के ये जो क्षमा करेंगे, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, वो दुनिया के देशों से अपील कर रहे हैं कि इजरायल को हमला करने से रोकें। लेकिन उसकी अलग कथा है, मैं आपको उस पर भी बात करूँगा थोड़ी-सी। तो दूसरी तरफ जो है, इधर इधर इजरायली अधिकारी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 सप्ताह के लिए समय दिया है। सीएनएन ने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन का दृढ़ विश्वास है कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने बातचीत करना से इनकार कर दिया, बातचीत को रद्द कर दिया है, जो बातचीत 15 तारीख को ओमान में अमेरिका के साथ थी। और अब उसने कहा है कि बातचीत नहीं होगी, जंग होगी, क्योंकि जो इज़राइल है, उसने सीमा लाँघ दी है। अब ईरान अपनी तरफ से इस जंग को जो है अलग पूर्णता देने पे लगा हुआ है। ईरान हटने को तैयार नहीं है, इज़राइल हटने को तैयार नहीं है। और इस बीच ये देखिए, ईरान ने न केवल न्यूक्लियर वार्ता को रद्द कर दिया है, बल्कि ये भी ऐलान किया है कि जो भी देश, ये ईरान ने कहा है कि जो भी देश इज़राइल का साथ देगा, ईरान उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगा। और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भारी गुस्से में हैं। उनको लग रहा है कि ईरान क्या है, ईरान तो कुछ ऐसी बात कर रहा है ईरान। और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरीके का भी हमला किया, तो अमेरिका की सेनाएँ
ऐसे स्तर पर पलटवार करेंगे, मतलब इस तरह का युद्ध करेंगे, इस तरह का हमला करेंगे जो पहले कभी देखा नहीं गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इजरायल द्वारा किया गया हमला, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, ये इजरायल ने हमला किया था, हमने कुछ नहीं कहा। हालांकि ये बार बार खबर आई कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, वरना इजरायल हमला नहीं करता। और शुरुआत में याद कीजिए कि ट्रंप ने जो कहा था कि हम आए हैं तो सारे युद्ध रुकवाएंगे, उसमें रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी जो है थमा था। उसके बाद यूक्रेन ने बड़ा भयंकर हमला किया रूस के ऊपर, उसके कई सारे लड़ाकू विमान, बमवर्षक विमान थे, वो नष्ट कर दिए, भारी नुकसान बताया गया कि रसिया को हुआ। उसके बाद ये जो इजरायल है उसने भी हमला रोक दिया था, लेकिन फिर अचानक ये हमला चालू हो गया। और हमला इसलिए चालू हुआ कि अमेरिका चाह रहा था कि ईरान उसकी शर्तों पर समझौता करे, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि जो बाकी देश हैं यूरोप के, वो देश चाह रहे हैं कि ईरान वार्ता करे, और ईरान के साथ वार्ता करने के लिए वो लोग अपील कर रहे हैं ईरान से। इस बीच देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरा अरागजी, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग ई से टेलीफोन पर बात की और उन्होंने बतलाया कि क्या क्या हुआ है। इस पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्र की एकता का उल्लंघन माना और चीन ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले और आम लोगों की मौत का कड़ा विरोध करता है। ये चीन ने आपत्ति जताई, चीन के विदेश मंत्री ने कहा। अब इजरायल की ये हरकतें, चीन कह रहा है कि इजरायल की ये हरकतें संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी सिद्धांत है, उसके खिलाफ है। खासतौर पर इसराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत खतरनाक है और इससे गंभीर नतीजे हो सकते हैं, ये चीन ने कहा। अब गंभीर नतीजे क्या हो सकते हैं? गंभीर नतीजे ही ये हो सकते हैं कि चीन तो सीधे सीधे युद्ध में आएगा नहीं, लेकिन चीन जो है ईरान की मदद करेगा, उसको हवाई लड़ाकू विमान देगा, उसे दूसरे तरह के हथियार देगा, मिसाइलें देगा, ड्रोन देगा, और ये सपोर्ट जो है ईरान के लिए बेहतरीन सपोर्ट होगा। अब देखिए एक मीडिया का, हालांकि ये जो इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागजी ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इसराइल से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील करे, ये भी कह रहे हैं विदेश मंत्री। लेकिन इसको मीडिया का एक जो ग्रुप है वो मान रहा है कि ईरान ने जो है सरेंडर करने की बात कही है, और इससे पता चल रहा है, इस बयान से पता चल रहा है कि ईरान अपने आप को जो है कमजोर महसूस कर रहा है और चाहता है कि इसराइल हमला न करे, कोई बीच बचाव करे और युद्ध रुके। ये एक मीडिया के ग्रुप का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि हम युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन शांति चाहते हैं। लेकिन शांति चाहने का मतलब ये नहीं कि वो शांति हमारे स्वाभिमान की कीमत पर। हम किसी भी हालत में किसी के दबाव में आने नहीं आने वाले हैं, ये ईरान का कहना है। इस बीच देखिए कि इसका असर जो है, ये युद्ध अभी तो 3-4 दिन हुआ है, लेकिन इसका असर बाकी दुनिया के देशों पर भी दिखने लगा है। और खास करके महंगाई को लेकर के अगर बात करें तो देखिए कि तेल की कीमतों में 12% तक की वृद्धि बताई जा रही है, और गैस की अगर बात करें तो बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई। और उसकी वजह ये है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां से दुनिया का 30% से ज्यादा तेल और गैस निकलता है। इसके अलावा यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा यानी जल डबनुमध्य भी है, जो दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई का रास्ता है। यहीं से गैस और तेल का सप्लाई होता है। यह एक समुद्री गलियारा है, जो सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक, बहरीन और कुवैत जैसे देशों से तेल और गैस की सप्लाई के लिए जरूरी है। दूसरा ये नुकसान हुआ कि इसराइल और ईरान के बीच जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह से हवाई जहाजों का जो रूट है वो डाइवर्ट करना पड़ा है, और इस डाइवर्जन की वजह से यात्रा की अवधि जो है वो 2 घंटे से 8 घंटे तक बताया जाता है कि बढ़ गई।
और क्योंकि यात्रा की अवधि बढ़ी है तो जाहिर है जो फ्यूल, जो महँगा फ्यूल हवाई जहाज़ में लगता है, वो फ्यूल का खर्च भी बढ़ा है और वो खर्च जब बढ़ेगा तो जो यात्री हैं, जो उनको किराया बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा। तो किराया भी बढ़ा दिया गया है। इस बीच देखिए भारत ने तो अपना कोई दूसरा स्टैंड नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया था शुरुआत में कि हम दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री तो साइप्रस निकल गए क्योंकि उनको जाना है वहाँ कनाडा भी G7 की मीटिंग में, लेकिन इससे पहले वो साइप्रस गए। और साइप्रस हालाँकि लोग चौंक रहे हैं कि प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों गए हैं? क्योंकि साइप्रस एक छोटा-सा देश है और जो दुनिया की सामरिक अ, गठबंधन है, उसमें साइप्रस की कोई बड़ी भूमिका नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि साइप्रस गए हैं तो वहाँ साइप्रस जो है बेसिकली तुर्की है, जो तुर्की देश है उसका विरोधी देश है और तुर्की के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। आपको याद होगा कि जो भारत-पाक युद्ध हुआ, उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो किया भारत ने, उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और कोई पहली बार साथ नहीं दिया है, बताया जाता है कि हमेशा उसने साथ दिया है, कश्मीर के मुद्दों पर भी वो पाकिस्तान के साथ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है साइप्रस गए और साइप्रस जाकर के वो क्या हासिल करेंगे, ये तो साइप्रस जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ साइप्रस जो है, आने वाला जो यूरोपियन यूनियन का जो उसमें ये उसका अध्यक्ष बनाया जाने वाला है और इस वजह से लगता है कि साइप्रस जो है मदद करेगा भारत की। ये इसकी एक वजह मानी जा रही है और साइप्रस जो है वो बाकी उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन चूँकि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का अच्छा संबंध है और साइप्रस 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम चल रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि वो वहाँ गए हैं और वहाँ के जो उच्चायुक्त है साइप्रस के भारतीय उच्चायुक्त मनीष, उन्होंने कहा कि जो है साइप्रस ने भारत की जो है कई बार भारत की तरफ से बोला है और वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। वहाँ 2 क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिपिंग और आईटी, जहाँ लगभग 11,500 भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, उनमें से अधिकतर प्रवासी हैं। ये भी उन्होंने बताया कि भारत और भारतीयों के लिए यहाँ काफ़ी सम्मान है, भारतीय कल्चर यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हमारे संबंधों को मजबूती और प्रोत्साहन देगी। तो साइप्रस गए हैं तो सरकारी पक्ष का अलग कहना है, लेकिन विपक्ष का अलग कहना होता है और विपक्ष इस बात को लेकर के खासकर कांग्रेस जो है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री ईरान और शायद ये जो इजराइल का युद्ध है उसमें स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। और जाहिर हमने भी पहले बात की थी कि मोदी जी की चिंता ये है कि वो देश की नीति को संभालें या जो बोर्ड संभालें, चूंकि उनके जो भक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, उनका मुसलमानों से विरोध है और जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ जो है, चूंकि इजराइल का झगड़ा है इसलिए इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आपको पता है कि इजराइल के लिए हवन भी होता रहता है यहाँ पे। अब जो है दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो है ये जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है और पार्टी का कहना है कि ईरान की संप्रभुता और अधिकारों का सीधा उल्लंघन किया गया है और इससे पूरे इलाके में स्थिरता बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि समस्याओं का हल बातचीत, कूटनीति और सहयोग से निकाला जा सकता है, न कि हमलों और हिंसा से। और कांग्रेस पार्टी चाहती है, ये जो बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सारी सैन्य कार्रवाइयां तुरंत रोकी जाए। तो ये जो है अब तक की खबर है और इसको लेकर के भी भारत में भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन भारतीय राजनीति अलग चल रही है और भारत की जो विदेश नीति रही वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ रही, ईरान के साथ रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नीति उस तरह से बदली तो नहीं है खुलेआम तौर पे, लेकिन कई चीजें बदली और रवैया बदला, इसलिए वो प्रधानमंत्री साइप्रस गए हैं और इस पर कुछ बात नहीं कर रहे। तो फिलहाल इतना ही और हम भी चाहते हैं कि युद्ध जो है रुके, चूंकि युद्ध जब होगा तो दोनों तरफ नुकसान होगा और दोनों तरफ नहीं बल्कि जो युद्ध लड़ रहे देश हैं उनका नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा जो दुनिया के बाकी देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनका भी नुकसान होगा। और देखिए ईरान हो या इजरायल, दोनों देशों में भारत के हित निहित है
एक तो ये है कि चाबहार बंदरगाह जो है वहाँ भारत का सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो ईरान में है, और दूसरी तरफ जो वहाँ इसराइल में जो है पोर्ट है वहाँ भी जो हमारे अडानी साहब हैं उनका इन्वेस्टमेंट है। और खबर तो ये बीच में आई थी कि वहाँ हमला हुआ है और अडानी साहब के पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, उनके इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच देखिए कि जो AIMIM के सांसद हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि ईरान में फंसे 1595 भारतीय छात्रों, इसमें से 140 मेडिकल छात्र हैं, और इराक में फंसे 183 श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। और वो कहा है कि भारत सरकार इनको जो है देश सुरक्षित लेकर के आए। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।